कहानी की शुरुआत साल 2199 में होती है, जब धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी। मंगल के पास खड़ी एलियन वॉरशिप लगातार रेडिएशन हमले कर रही थी और लोग मजबूरी में जमीन के नीचे बने ठिकानों में छिपकर जी रहे थे। शहर खाली पड़ चुके थे, आसमान धुंधला और जहरीला हो चुका था और हर दिन बस जिंदा रहने की जंग बन गया था। इसी टूटती दुनिया के बीच सुसुमु कोडाई नाम का एक आदमी था, जो पहले पायलट था लेकिन अब सिर्फ रेडिएशन लेवल चेक करके दिन काट रहा था। उसे खुद अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से गिरने वाला एक रहस्यमयी कैप्सूल उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाला है। उधर मंगल के पास चमकती गोल्डन लाइन वाली एलियन वॉरशिप अचानक पूरी ताकत से एक्टिव हो जाती है और कुछ ही पलों में धरती पर रेडिएशन हमले तेज हो जाते हैं। कभी नीली और जिंदा दिखने वाली धरती धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। शहर वीरान हो जाते हैं और जमीन जहरीली बन जाती है। जो लोग बचते हैं वो अंडरग्राउंड ठिकानों में रहने लगते हैं, जहाँ हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मिशन बन जाता है। और अंधेरे में बैठे लोग ऊपर की दुनिया को स्क्रीन पर देखते हुए यही सोचते रहते हैं कि क्या कभी फिर खुली हवा में सांस लेना नसीब होगा या नहीं। लेकिन इंसानी फौज हार नहीं मानती और अलग अलग देशों की स्पेस फ्लीट मंगल की तरफ भेजी जाती है ताकि एलियंस को रोका जा सके। ताकत का फर्क इतना ज्यादा होता है कि एलियंस पहले ही इंसानी हथियारों की लिमिट समझ लेते हैं और चुपचाप अपनी वॉरशिप अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे इंसानों के अटैक बेअसर हो जाते हैं। कुछ ही पलों में ज्यादातर स्पेसशिप राख बन जाती है और जंग हार कर बची हुई वॉरशिप किसी तरह धरती पर लौट आती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहरीली मिट्टी में कोई पौधा तक नहीं उगता और धूल भरी आंधियां लोगों की आखिरी उम्मीद को भी धीरे धीरे दबाने लगती है। इसी टूटती दुनिया के बीच पूर्व पायलट और अब मॉनिटरिंग इंजीनियर सुसुमु कोडाई रोज की तरह बाहर रेडिएशन लेवल चेक कर रहा होता है। तभी अचानक एआई खतरे की चेतावनी देती है। वह ऊपर देखता है और आसमान में जोरदार धमाका होता है, जिसकी लहर उसे जमीन पर दूर फेंक देती है। आग में लिपटा एक अनजान ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे गिरता दिखाई देता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इसी जगह भेजा हो। कुछ देर बाद जब कोडाई को होश आता है तो उसका प्रोटेक्शन सूट टूटा हुआ होता है, फिर भी उसकी सांसें चल रही होती हैं, जबकि इसी रेडिएशन में लोग मिनटों में खत्म हो जाते हैं। बेस लौटने से पहले उसकी नजर दूर पड़े एक रहस्यमयी कैप्सूल पर जाती है, जिसकी बनावट साफ बताती है कि वह धरती की चीज नहीं है। उसकी सतह पर अजीब सी चमक दौड़ रही होती है और आसपास की मशीनें खुद ही अजीब रीडिंग देने लगती हैं। वह उसे समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब अगली बार उसकी आंख खुलती है तो वह बेस के अंदर होता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी होती हैं, जैसे किसी ने बिना पूछे उसके शरीर को अंदर से ठीक कर दिया हो। जबकि डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहे होते कि ऐसा आखिर हुआ कैसे और उस गिरते कैप्सूल का इससे क्या कनेक्शन है, जिससे पूरी टीम के मन में हलचल शुरू हो जाती है और बिना देर किए वे उस कैप्सूल की जांच में लग जाते हैं। मशीनें एक्टिव होते ही बेस की स्क्रीन पर नई रीडिंग्स दौड़ने लगती हैं और पता चलता है कि इस डिवाइस में रेडिएशन साफ करने की तकनीक मौजूद है। साथ ही उसके अंदर छुपी एक जटिल डिजाइन वाली ड्राइंग सामने आती है, जो मैगेलन माइंड के इस्कंदर ग्रह से आई होती है। किसी को नहीं पता कि इतनी दूर से यह चीज यहाँ क्यों भेजी गई, लेकिन लंबे समय बाद लोगों की आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखने लगती है और हर कोई समझ जाता है कि शायद ब्रह्मांड में कहीं से मदद पहुंची है। धरती के ऊपर खतरा हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है और इंसानों के पास फैसला लेने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा होता है। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन प्लान शुरू किया जाता है ताकि किसी एडवांस सभ्यता से मदद मिल सके। लॉन्च का दिन आते ही जैसे ही स्पेस बैटलशिप यमातो जमीन से बाहर निकलने लगती है, तभी बेस की स्क्रीन पर नया अलर्ट चमक उठता है और सिस्टम दिखाता है कि मंगल की एलियन वॉरशिप इस मिशन को ट्रैक करने लगी है, जिससे साफ हो जाता है कि यह सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मंगल के जीव गमिलास इंसानों की योजना समझ लेते हैं और अपनी वॉरशिप लेकर सीधे धरती पर पहुंचकर रास्ता रोक लेते हैं। उसी वक्त यमातो अभी अभी चालू हुई होती है, इसलिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता और पूरे क्रू को पहली बार महसूस होता है कि शायद यह मिशन शुरू होते ही खत्म हो सकता है। हालात बेहद खतरनाक होते देख कप्तान ओकिता बिना समय गंवाए वेव मोशन गन चलाने का आदेश देते हैं और क्रू तेजी से सिस्टम का लॉक हटाकर फायरिंग की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि अब एक ही हमला तय करेगा कि यमातो आगे बढ़ेगी या यहीं हमेशा के लिए रुक जाएगी। जैसे जैसे जमा होती एनर्जी तय लेवल के करीब पहुंचती है, सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अगर एक सेकंड की भी गलती हुई तो पूरा जहाज खत्म हो सकता है। ट्रिगर दबते ही जोरदार झटका लगता है
और सामने खड़ी एलियन वॉरशिप रोशनी के विशाल धमाके में गायब हो जाती है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही सब देखते हैं कि यमातो लड़ाई के बीच अचानक नजरों से ओझल हो गई है और कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वॉरशिप खोने का मतलब इंसानों की आखिरी उम्मीद खत्म होना है। तभी घने धुएं के बीच से जहाज फिर धीरे धीरे सामने आ जाता है और पूरी टीम समझ जाती है कि जहाज के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वार्प ड्राइव छिपी है जिसे अभी तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है, और शायद यही अनजान ताकत आगे आने वाले सफर में उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली है। अब यही वॉरशिप इंसानों की उम्मीद लेकर मैगेलन निहारिका की तरफ मदद ढूंढने निकलती है और थोड़ी देर में तय कक्षा में पहुंच जाती है। कप्तान तुरंत स्पेस जंप का आदेश देते हैं और नीले भंवर जैसी ऊर्जा के बीच जहाज सीधा बृहस्पति के पास निकल आता है। जहाज के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सबको एहसास होता है कि अब वे धरती से बहुत दूर आ चुके हैं और आगे जो भी होगा वही इंसानों के भविष्य का फैसला करेगा। सब जंप की कामयाबी पर खुश ही हो रहे होते हैं कि तभी कोडाई आगे एक अजीब हलचल नोटिस करता है और स्क्रीन पर गमिलास की वॉरशिप दिखाई देती है जो पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी होती है। कोडाई वेव कैनन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस जंप में ज्यादा एनर्जी खर्च होने की वजह से कैनन एक्टिव नहीं हो पाता। अगला जंप करने में अभी 20 मिनट बाकी होते हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनाव भरे हो जाते हैं और खतरे के इस पल में कप्तान दुश्मन को रोकने के लिए ब्लैक टाइगर स्क्वाड्रन को भेजने का फैसला लेते हैं। दुश्मन को ट्रैक करने से रोकने के लिए जांबाज पायलट मोरीयुकी अपना फाइटर लेकर सीधे दुश्मन मदरशिप के इंजन पर हमला शुरू कर देती है। जवाब में दुश्मन अपने फाइटर भेजकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ सेकंड के लिए लगता है कि शायद वह बच नहीं पाएगी, लेकिन सही समय पर पहुंचे साथियों की मदद से वह किसी तरह घेरा तोड़ देती है और फिर तीनों मिलकर दुश्मन मदरशिप के चारों इंजन की लोकेशन मार्क करते हैं ताकि यमातो सही निशाना लगा सके। जानकारी मिलते ही यमातो अपनी मेन गन फायर करती है और दुश्मन जहाज एक बड़े धमाके में खत्म हो जाता है, मगर उसी शॉकवेव में मोरीयुकी का फाइटर बुरी तरह हिल जाता है। होश आने पर उसे एहसास होता है कि ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है और उसका फाइटर पूरी तरह पावर खो चुका है, जबकि स्पेस जंप में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं। पूरा क्रू स्क्रीन पर उसकी लोकेशन देखते हुए सांस रोके इंतजार कर रहा होता है कि क्या वह समय रहते वापस पहुंच पाएगी या नहीं। खतरे के उसी पल में कोडाई सबकी बात नजरअंदाज करके खुद ही अपना फाइटर लेकर बचाव के लिए निकल पड़ता है और मलबे के बीच तेजी से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। वक्त बहुत कम बचा होता है, लेकिन वह जल्दी ही मोरीयुकी की लोकेशन ढूंढ लेता है और फाइटर के पास पहुंचने से ठीक पहले मोरीयुकी इजेक्शन बटन दबा देती है। उसी समय कोडाई रिकवरी सिस्टम चालू कर देता है और सही टाइमिंग की वजह से वह उसे मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया गया हो। जैसे ही दोनों वापस लौटने लगते हैं, तभी दुश्मन की बची हुई फाइटर बिना मदरशिप के सीधे यमातो की तरफ बढ़ने लगती है। जहाज से तोपें चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ फाइटर बच निकलते हैं और तेजी से टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुश्मन की संख्या बढ़ती जा रही होती है और यमातो लगातार टक्कर सहने की हालत में नहीं रहता, जबकि कोडाई की दूरी और दुश्मन के पहुंचने का वक्त लगभग बराबर हो जाता है और कंट्रोल रूम में बैठे हर इंसान की नजर स्क्रीन पर टिक जाती है, क्योंकि अगला पल ही तय करेगा कि मिशन आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। तभी अनुभवी कप्तान ओकिता एक चाल चलते हैं और आखिरी पल में जहाज को साइड में तेज मोड़ने का आदेश देते हैं। पूरा कंट्रोल रूम झटकों से कांप उठता है और स्क्रीन पर दुश्मन की फाइटर बस कुछ ही दूरी पर दिखाई देती है। उसी वक्त हैंगर खोला जाता है और तेज खिंचाव के साथ कोडाई के फाइटर को अंदर खींच लिया जाता है। टक्कर होने से बस एक पल पहले यमातो स्पेस जंप कर जाता है और नीली चमक के बीच सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। जहाज एक अनजान इलाके में निकल आता है जहाँ चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला होता है और कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आता कि वे जिंदा कैसे बच गए। जंप खत्म होते ही सब थके हुए अपनी सीटों पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी एक महिला क्रू मेंबर राडार पर अनजान ऑब्जेक्ट तेजी से पास आते हुए पकड़ लेती है और कंट्रोल रूम का माहौल फिर से तनाव में बदल जाता है। इमेज एनालिसिस से पता चलता है कि वह गमिलास के 4 लोगों की फाइटर है जो शायद स्पेस भंवर में खींचकर यहाँ आ गई है और अब यमातो के बेहद करीब पहुँच चुकी है। कप्तान फैसला लेते हैं कि एलियन टेक समझने के लिए उसे जहाज के अंदर लाया जाए ताकि कोई सुराग मिल सके। जांच शुरू होती है, लेकिन मशीनें कोई खास जानकारी नहीं देती और क्रू के बीच हल्की बेचैनी फैलने लगती है, क्योंकि दुश्मन की टेक अक्सर किसी छिपे खतरे का संकेत देती है। जैसे ही माहौल थोड़ा ढीला पड़ता है, अचानक उस फाइटर का दरवाजा अंदर से टूटकर खुलता है और एक रहस्यमयी जीव तेजी से बाहर कूद पड़ता है। वह दीवारों से
टकराते हुए भागने की कोशिश करता है और पूरा ब्रिज अलार्म की आवाज से गूंज उठता है। सब तुरंत हथियार उठाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और भारी हमले के बाद वह जीव वहीं गिर जाता है। कुछ पल के लिए पूरा जहाज खामोश हो जाता है क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता कि खतरा सच में खत्म हुआ है या यह सिर्फ शुरुआत है। लोग सावधानी से उसके पास जाते हैं, तभी उसके सिर से तेज रोशनी निकलती है और बिजली जैसी स्पीड से एक क्रू मेंबर के शरीर में घुस जाती है, जिससे वह दर्द से तड़पने लगता है। बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उसकी आंखों से नीली चमक निकलने लगती है। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि जहाज के अंदर ही जाग चुका है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है और उसकी आवाज बदल जाती है, जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। एलियन खुद को गमिलास के लोग बताते हैं और दावा करते हैं कि वे इंसानों की सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करने आए हैं, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपी ठंडक साफ महसूस होती है और सबको समझ आने लगता है कि शायद यह मदद नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की शुरुआत है, जहां असली इरादा अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है और यमातो के अंदर मौजूद हर इंसान अब पहले से ज्यादा सतर्क हो जाता है, क्योंकि दुश्मन ने बिना जंग छेड़े जहाज के दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह सुनकर जहाज के अंदर मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। इतनी अजीब बात सुनकर कोडाई बिना देर किए बंदूक उठाता है और सीधे उस शरीर में घुसे हुए एलियन क्रिस्टल पर फायर करता है, जिससे तेज चमक के साथ वह बाहर निकल आता है। बाकी लोग भी तुरंत संभलते हैं और मिलकर उस क्रिस्टल को पूरी तरह तोड़ देते हैं। खतरा खत्म तो हो जाता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि जहाज अब भी हल्की रोशनी से चमक रहा है, जैसे अंदर कहीं कोई अनजान सिस्टम चुपचाप एक्टिव हो चुका हो और यमातो खुद किसी बदलाव से गुजर रहा हो। धरती को जल्दी बचाने की जल्दबाजी में यमातो फिर से स्पेस जंप शुरू करता है और नीली ऊर्जा की लहरों के बीच कुछ ही पलों में नया इलाका सामने आ जाता है। लगातार दबाव और जिम्मेदारी झेलते झेलते कप्तान ओकिता अचानक कंट्रोल पैनल पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और पूरे ब्रिज में हलचल मच जाती है। डॉक्टर तुरंत उनका इलाज शुरू करते हैं, मगर साफ हो जाता है कि उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं रहने वाली और लंबा सफर अब उनके लिए आसान नहीं होगा। दूर मैगेलन गैलेक्सी की तरफ देखते हुए वह मन ही मन फैसला लेते हैं और कोडाई को बुलाकर शांत आवाज में कहते हैं कि अब मिशन उसे ही संभालना होगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सबके सामने कोडाई को नया कप्तान घोषित कर दिया जाता है और कमरे में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि अब से हर फैसला उसी के हाथ में होगा। जिम्मेदारी मिलते ही कोडाई को पहला बड़ा संकट मिल जाता है, क्योंकि पकड़ी गई फाइटर से निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दुश्मन तक उनकी लोकेशन पहुंचा देता है और पूरे जहाज में फिर से अलार्म की तेज आवाज गूंज उठती है। जहाज की पूरी टीम जल्दी से उस फाइटर को वापस स्पेस में फेंक देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और एलियन वॉरशिप चारों तरफ से हमला शुरू कर देती है। जहाज जोरदार झटकों से हिलने लगता है और स्क्रीन पर खतरे के लाल निशान चमकने लगते हैं, लेकिन कोडाई बिना घबराए तुरंत कुछ लोगों को दुश्मन को रोकने के लिए भेजता है और बाकी सबको वेव कैनन तैयार करने का आदेश देता है, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा होता और अगला फैसला ही तय करेगा कि यमातो आगे बढ़ेगी या हमेशा के लिए रुक जाएगी। कुछ ही पल में भारी एनर्जी जमा होकर फायरिंग पोजीशन में आ जाती है और पूरे जहाज में काउंटडाउन की आवाज गूंजने लगती है। हर सेकंड के साथ माहौल और भारी होता जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक गलत टाइमिंग पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। ट्रिगर दबाते ही चांदी जैसी चमकती बिजली स्पेस में दौड़ पड़ती है और दुश्मन की मदरशिप जोरदार धमाके के साथ चमक उठती है। उस पल जहाज के अंदर बैठे लोग पहली बार राहत की सांस लेते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक अलार्म फिर बज उठता है और पता चलता है कि दुश्मन की कुछ फाइटर चुपचाप यमातो के नीचे छिपी हुई थी, जो खुद को उड़ा देने की तैयारी में थी, जिससे पूरा जहाज एक ही पल में खत्म हो सकता था। हालात को देखते हुए कोडाई भारी दिल से मोरीयुकी को ब्रिज अलग करने का आदेश देता है और 2 मिसाइलों के साथ तीनों ब्रिज मेन मदरशिप से अलग हो जाते हैं। तेज धमाकों के बीच खतरा तो टल जाता है, मगर मेन जहाज के अंदर मौजूद कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और जीत के बाद भी जहाज के अंदर गहरा सन्नाटा छा जाता है। इस फैसले का बोझ कोडाई के चेहरे पर साफ दिखने लगता है और वह पुराने कप्तान के पास जाकर पद छोड़ने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा कप्तान समझाता है कि उसका फैसला गलत नहीं था, बल्कि उसी ने बाकी लोगों की जान बचाई है और कभी कभी कप्तान को ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं जिनका दर्द हमेशा साथ चलता है। यह सुनकर कोडाई
कोडाई के अंदर फिर से हिम्मत लौट आती है और वह बिना वक्त गंवाए जहाज को स्पेस जंप में डालने का आदेश देता है। नीली ऊर्जा की लहरों के बीच कुछ ही देर में वे लोग इस्कंदर स्टार के पास पहुंच जाते हैं। इंसानों की वॉरशिप जैसे ही इस्कंदर के इलाके में दाखिल होती है, अचानक एलियंस घात लगाकर हमला कर देते हैं और चारों तरफ विस्फोटों की रोशनी फैल जाती है। कप्तान पूरी ताकत से जवाब देने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात काबू में नहीं आते और जहाज लगातार झटके खाने लगता है। तभी एक और बुरी खबर मिलती है कि जहाज की मेन गन का मुंह किसी एलियन डिवाइस से बंद कर दिया गया है और सिस्टम बार बार एरर दिखाने लगता है। दुश्मन लगातार करीब आते जा रहे होते हैं, इसलिए कोई भी बाहर जाकर उसे ठीक नहीं कर सकता और कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि अगर अभी कोई रास्ता नहीं निकला तो इस्कंदर पहुंचकर भी मिशन पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर इसी तरह देर होती रही तो जहाज का खत्म होना तय लगता है। इसलिए आखिरी रास्ता देखते हुए कोडाई जबरदस्ती स्पेस जंप शुरू करने का फैसला लेता है। कुछ साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन गन बंद होने और दुश्मन के इतने करीब होने पर जंप करना बेहद जोखिम भरा होता है। लेकिन वक्त कम होने की वजह से इंजन फुल पावर पर चला दिया जाता है और जहाज तेज रोशनी के भंवर में घिरकर किसी तरह एलियंस के हमले से बच निकलता है। जंप खत्म होते ही सामने जो नजारा दिखता है वह सबको हैरान कर देता है, क्योंकि सामने दिखने वाला ग्रह बिल्कुल धरती के उल्टे हिस्से जैसा बंजर और तेजाबी लगता है। आसमान का रंग फीका और जमीन पर फैली अजीब चमक यह एहसास दिलाती है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। फिर भी जहाज में मौजूद एक महिला कंफर्म करती है कि वे अभी भी इस्कंदर स्टार पर ही हैं। टूटे हुए हथियारों के टुकड़ों की जांच करने पर शक होता है कि यह जगह असल में गमिलास का ग्रह है और जो कूनर्डिनेट्स धरती को मिले थे वे दुश्मन की चाल भी हो सकते हैं। लेकिन कोडाई मानता है कि अभी इतना बड़ा फैसला लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वेव कैनन की असली ड्राइंग सच में मिली थी और किसी ने इतनी दूर से बेवजह उम्मीद नहीं भेजी होगी। इसलिए अंदाजे लगाने के बजाय वह खुद ग्रह पर जाकर सच देखने का सुझाव देता है और सब उसकी बात मान लेते हैं। मिशन शुरू होने से पहले नई परेशानी सामने आती है, क्योंकि आसमान में दुश्मन ने ढेर सारे अलर्ट डिवाइस लगा रखे होते हैं जो किसी भी मूवमेंट को तुरंत पकड़ सकते हैं। उनसे बचने के लिए टीम को फ्री फॉल में नीचे उतरना होगा और यह काम सिर्फ कोडाई का फाइटर ही कर सकता है। थोड़ी ही देर में वह अपना फाइटर लेकर ग्रह की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है और आधे रास्ते में इंजन बंद कर देता है, जिससे उसका फाइटर चुपचाप नीचे गिरने लगता है। तेजी से नीचे गिरते हुए उसका फाइटर जमीन के पास पहुंचता है और सही समय पर इंजन चालू करके वह खुद को हवा में स्थिर कर लेता है। तुरंत स्कैन शुरू किया जाता है और जमीन पर छिपी तोपों की लोकेशन मार्क कर ली जाती है। नीचे की तोपें प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही ऊपर पहुंची यामातो उन्हें एक झटके में खत्म कर देती है और पूरे इलाके में तेज धमाकों की गूंज फैल जाती है। इसके बाद जहाज बिना रुके वहां से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि असली सच अभी भी ग्रह की गहराई में छिपा हुआ होता है और हर कोई महसूस करने लगता है कि इस्कंदर की कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी अब तक लग रही थी। और जो टीम कोडाई, युकी और बाकी साथी दुश्मन की घेराबंदी तोड़ कर आई होती है, वह सीधा एक पहाड़ी गुफा के अंदर घुस जाती है। गुफा के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस होता है और चारों तरफ टूटे हुए ढांचे दिखाई देते हैं, जिससे साफ लगता है कि यहाँ कभी कोई बड़ी सभ्यता रही होगी। लेकिन अब सिर्फ खामोशी और जंग के निशान बाकी हैं। दीवारों पर अजीब निशान चमक रहे होते हैं और जमीन पर पड़े पुराने अवशेष यह इशारा करते हैं कि यह जगह सिर्फ छिपने की नहीं बल्कि किसी बड़े राज की रखवाली कर रही है। थोड़ी तलाश के बाद वे लोग दिए गए कूनर्डिनेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जमीन पर उतरते ही गमिलास के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और गुफा के अंदर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। टीम को जवाबी फायर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रुकना मतलब खुद को घेरने देना होता है। जैसे ही वे घेरा तोड़ने वाले होते हैं, कोडाई आगे एक डरावना नजारा देखता है, जहां अनगिनत गमिलास सैनिक लहर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ता पूरी तरह बंद होता दिखने लगता है। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत अपना एआई रोबोट छोड़ देता है, जो चमकते हुए अंदाज में मैदान में उतरता है और चारों तरफ तेजी से स्कैन करके दुश्मनों पर भारी हमला शुरू कर देता है। उसकी तेज फायरिंग और सटीक मूवमेंट से कुछ पल के लिए रास्ता साफ हो जाता है और उसी की मदद से टीम किसी तरह आगे निकल जाती है। लेकिन दुश्मनों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि रोबोट आखिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहीं खत्म हो जाता है और पीछे सिर्फ धुआं और टूटे हुए पार्ट्स रह जाते हैं। इधर घेरा तोड़कर आगे बढ़ रही टीम पर फिर से अचानक हमला होता है और उनकी बख्तरबंद गाड़ी जोरदार टक्कर से पलट जाती है, जिससे कुछ पल के लिए सब बिखर जाते हैं। कोडाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ साथी
धरती खुद पीछे रुककर दुश्मनों को रोकने का फैसला लेते हैं और बिना पीछे देखे वह बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मिशन अब सबसे ऊपर होता है। चारों लोग जल्दी ही असली कोऑर्डिनेट तक पहुंचते हैं, जहां एक रहस्यमयी क्रिस्टल चांदी जैसी रोशनी फैला रहा होता है और पूरे इलाके को अजीब सन्नाटे में डुबो देता है। सब हैरान होकर उसे देखते हैं। तभी मोरीयुकी जैसे किसी ट्रांस में उसके पास चली जाती है और उसकी आंखों में हल्की चमक उभरने लगती है। अगले ही पल एक अनजान ताकत, जिसे इस्कंदर की रानी कहा जाता है, उसके अंदर समा जाती है और माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे किसी ने अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। फिर वह एलियन की आवाज में बताने लगती है कि इस ग्रह पर इस्कंदर और गमिलास दो अलग लोग रहते थे। जब उनका ग्रह खत्म होने वाला था तो वे दो हिस्सों में बंट गए। इस्कंदर लोग अपने ग्रह के साथ खत्म होना चाहते थे, जबकि गमिलास धरती पर कब्जा करके जीना चाहते थे। उन्होंने विरोध करने वाले इस्कंदर लोगों को यहीं कैद कर दिया और अब वे लोग एक तरह की चेतना के रूप में मौजूद हैं। उनकी आवाज पूरे गुफा में गूंजती है और माहौल अचानक भारी हो जाता है। वे बताते हैं कि धरती को ठीक करने के लिए वे कोड़ाई के साथ वापस जाने का फैसला कर चुके हैं, ताकि जहरीले ग्रह को फिर से जिंदा बनाया जा सके। सच जानने के बाद चारों उसी रास्ते से लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गमिलास का मुख्य सिस्टम मिल जाता है और समझ आते ही कि इसे खत्म करना जरूरी है। दो साथी कोड़ाई से कहते हैं कि वह तुरंत जहाज पर वापस चला जाए, क्योंकि मिशन अब उससे ज्यादा जरूरी है। दोनों साथी बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन के कोर सिस्टम की तरफ बढ़ते जाते हैं और बम सेट कर देते हैं। तभी चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़ते हैं और वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर भी आखिरी हिम्मत जुटाकर डिटोनेशन बटन दबा देते हैं और अगले ही पल पूरा पहाड़ आग और धुएं में डूब जाता है। उसी धमाके की लहर का सहारा लेकर कोड़ाई और उसका साथी किसी तरह जहाज तक लौट आते हैं। सारी सच्चाई सुनकर बूढ़ा कप्तान ओकिता बिना देर किए वापसी का आदेश देता है और जहाज लंबी यात्रा के बाद धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ने लगता है। जब नीली धरती दूर से दिखाई देती है तो हर किसी की आंखों में घर लौटने की चमक आ जाती है और कुछ पल के लिए जहाज में सन्नाटा छा जाता है, जैसे सब उस दृश्य को दिल में बसाना चाहते हो। उसी शांत पल में बूढ़ा कप्तान स्क्रीन पर धरती को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है और पूरे ब्रिज में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अचानक एक जोरदार टक्कर पूरे जहाज को हिला देती है और अलार्म की तेज आवाज फिर से गूंज उठती है, जैसे आखिरी सफर अभी खत्म नहीं हुआ हो। और सामने गमिलास की विशाल मदरशिप डेस्लर का जहाज पहाड़ की तरह रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। उसकी परछाई पूरे स्पेस को ढक लेती है और यमातो के ब्रिज में बैठे लोग समझ जाते हैं कि असली आखिरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उसी वक्त उनका नेता जहाज के अंदर आकर ऐलान करता है कि उसका ग्रह खत्म हो चुका है और अब वह धरती को भी मिटाकर इंसानों की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, मदरशिप से एक रहस्यमयी डिवाइस छोड़ा जाता है, जिसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत होती है कि पूरी धरती को राख में बदला जा सकता है। इंसानों के पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि वेव कैनन का मुंह बंद हो चुका होता है और जबरदस्ती चलाने का मतलब खुद यमातो को उड़ा देना होता। उसी पल सुसुमु कोड़ाई एक खतरनाक फैसला लेता है और सबको जहाज छोड़ने का आदेश देता है, क्योंकि वह अकेले यमातो को दुश्मन से टकराकर सब खत्म करने वाला होता है। मोरीयुकी उसकी आंखों में छुपा इरादा समझ जाती है और उसके साथ रुकने की जिद करती है, लेकिन दिल टूटते हुए भी कोड़ाई उसे बचाने के लिए स्टन गन से बेहोश कर देता है ताकि वह जिंदा रह सके, जबकि वह खुद आखिरी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा रहता है। फिर वह बेहोश मोरीयुकी को ऑटो पायलट पॉड के हवाले कर देता है और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है कि सब लोग यमातो छोड़ चुके हैं। जहाज के अंदर फैला सन्नाटा उसे साफ बता देता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी है। जैसे ही जहाज खाली होता है, कोड़ाई बिना एक पल गंवाए इंजन फुल पावर पर डाल देता है और सीधे एलियन मदरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। दुश्मन उसकी चाल समझ जाते हैं और उस पर गोलियों और मिसाइलों की बारिश शुरू कर देते हैं, लेकिन कोटाई बिना डरे उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है जैसे उसने मौत से समझौता कर लिया हो। दूरी कम होते ही वह आखिरी बार कंट्रोल पैनल को देखता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट पूरे स्पेस को सफेद रोशनी से भर देता है और कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। रोशनी खत्म होते ही दुश्मन का खतरा हमेशा के लिए मिट चुका होता है और इंसान इस आखिरी लड़ाई में जीत जाते हैं। कोड़ाई के इस बलिदान से धरती बच जाती है और दूर आसमान में पहली बार उम्मीद की चमक फिर से लौट आती है। लंबे समय बाद धरती की जहरीली हवा धीरे धीरे साफ होने लगती है और जो जगह कभी गड्ढों, राख और सन्नाटे से भरी थी, वहाँ फिर से हरियाली उगने लगती है और कहानी वहीं खत्म होती है जहाँ लंबे अंधेरे के बाद उम्मीद फिर से रोशनी बनकर उभर आती है। अगर आपको ऐसी सर्वाइवल वाली कहानियाँ पसंद हैं, जहाँ हर पल जिंदगी और मौत की जंग चलती है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए
ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर बार एक नई खतरनाक कहानी आपका इंतजार कर रही होती है और हो सकता है अगली कहानी आज से भी ज्यादा शॉकिंग